हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन क्लासेस सक्सेस पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि डिस्प्ले पे आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 9th का एक चैप्टर आता है मोशन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को क्लास 9th सिलेबस के अनुसार क्या क्या मेन टॉपिक्स को ध्यान देना है और किस किस पॉइंट को क्लियर करना है। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग को क्या जानना होता है, यानी मोशन। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? मोशन मतलब गति। सिंपल वे में कहा जाए तो मोशन को आप कैसे समझ सकते हैं? यदि किसी वस्तु की स्थिति में, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, अगर टाइम के साथ वो ट्रेवल करता है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल कवर करता है, तो वो मोशन में है। सिंपल वे में कह सकते हैं कि आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वो वस्तु गति में कहलाता है। सपोज दैट कोई बंदा है वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे था, ठीक है। वो इस स्थान से पॉइंट कवर करते हुए टी टाइम में यानी वो ए पोजीशन पे था, टी टाइम में वो बी पोजीशन पे चला गया और उसने टी टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि कोई इंसान यानी कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर टाइम में अगर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी डिस्टेंस कवर करता है, तो समय के साथ साथ उसकी स्थिति में भी परिवर्तन होता है। तो सिंपल वे में कह सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट गति कर रहा है, वो पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करता है, कि तो आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे एग्जांपल में एक और देख सकते हैं, बाय द वे कोई रोड है, यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट एक कार है। तो टी टाइम में यह कार इस पोजीशन पे पहुंच जाता है, यानी इसका पोजीशन ए यहां पे था और पोजीशन बी यहां पे हो गया। तो इसने टी टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो वो मोशन के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आशा करता हूं कि आपको गति क्या है यानी मोशन क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, वो होता है विरामावस्था। तो विरामावस्था क्या है? यानी कोई बॉडी रेस्ट, यानी रेस्ट में कह सकते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। सपोज दैट एक बंदा था, जिसका पोजीशन था ए, ठीक है।
यदि वह समय के साथ, यानी इसने टाइम यूज किया, टी टाइम लिया, लेकिन इसकी स्थिति में यानी पोजीशन में कोई भी डिफरेंट नहीं हुआ, तो आप कह सकते हैं कि यह रेस्ट में है, यानी विराम अवस्था में है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल होता है, जैसे कोई मेज पे एक पुस्तक रखी है, तो उसमें टाइम के साथ कोई अगर वो गति तो करता नहीं, तो ऐसे में उसे कह सकते हैं कि वो विरामावस्था में है, यानी वो बॉडी रेस्ट में है। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं टाइप ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। यानी गति के प्रकार। तो इनके 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है सरल रेखीय गति, दूसरे नंबर पे आता है वृत्तीय गति, और थर्ड नंबर पे आता है दोलनीय गति। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सरल रेखीय गति यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में यानी एक सरल रेखा पर गति करता है तो वो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। सपोज दैट, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो ये कुछ यूं गति करता है, यानी ए इसका पोजीशन ए था और यहां पोजीशन बी हो गया। तो आप लोग देख पा रहे हैं, जब किसी चीज को यानी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ले लेते हैं, हाथ में पकड़ लेते हैं, यानी किसी पत्थर के टुकड़े को हम लोग हाथ में पकड़ते हैं और थोड़ी सी ऊंचाई से उसे नीचे की तरफ छोड़ते हैं, तो वो कुछ यूं इस तरह ट्रेवल करता है। यानी टी टाइम लिया और कुछ डिस्टेंस कवर किया, यानी कह सकते हैं कि एक निश्चित समय में यानी टी टाइम में उसने डी दूरी तय किया। तो आप कह सकते हैं कि यह एक सरल रेखीय गति है, यानी कोई ऑब्जेक्ट जब एक ही रेखा पर यानी स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे मोशन करता है यानी गति करता है, तो आप लोग कह सकते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन में गति करता है, यानी यह एक सरल रेखीय गति है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट, वृत्तीय गति क्या है। जब कोई वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ वृत्ताकार आकार यानी सर्कुलर पाथ पर गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे कि बचपन में आप लोग बहुत बार ऐसा कुछ किए होंगे। सपोज दैट एक रस्सी है, इसमें आपने किसी ऑब्जेक्ट को यानी किसी पत्थर के टुकड़े को बांध दिया, ठीक है, और यहां से आप इसको पकड़ लिए कुछ यूं, और इसको जब आप घुमाते हैं तो ये कुछ यूं गति करता है। यानी इसका मेन पॉइंट तो यहां पे हो गया, जब एक गति करता है तो कुछ यूं करता है,
यानी सर्कुलर पाथ पे जब कोई ऑब्जेक्ट रन करे यानी मोशन में हो तो आप उसे कह सकते हैं कि वो वृत्तीय गति कर रहा है। तो इसका सबसे सिंपल उदाहरण होता है, सबसे सिंपल एग्जांपल होता है कि धागे से बंधे पत्थर को घुमाना। या बचपन में आप एक खिलौना देखे होंगे जो ट्रेन आता है, उसका कुछ यूं पाथ होता है जिसपे अगर यहां से हम लोग उसे स्टार्ट किया जाए यानी पोजीशन ए से उसे स्टार्ट किया जाए तो वो कुछ यूं मोशन करता है। यानी आप लोग इसे कह सकते हैं ये वृत्तीय गति है। और अब सबसे लास्ट यानी थर्ड पॉइंट्स आता है हम लोग का दोलनीय गति। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से इधर उधर एक सरल रेखीय पथ पर गति करता है तो उसे गति को दोलनीय गति कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी, कुछ यूं रहता है जिसका एक रेंज बना होता है। यानी टी टाइम में यह अपने पोजीशन ए से इधर आता है, फिर इसी टी टाइम में यहाँ पे जाता है और जस्ट उसी तरह टी टाइम में वहां जाता है, फिर वहां से इस तरफ आता है। तो यानी कह सकते हैं कि यह दोलनीय गति है क्योंकि इसका जो पोजीशन है वो कुछ यूं है। यानी यहां से मूव होता है इस तरफ, फिर यहां से बैक यहां आता है, फिर यहां से यहां जाता है, फिर यहां से यहां आता है। यानी निश्चित बिंदु पर इधर उधर ट्रेवल करता है। यानी इसकी बिंदु जो होती है, इसका पोजीशन जो होता है मेन फिक्स पॉइंट, ये फिक्स होता है। तो अब जान लेते हैं कि सरल रेखीय गति यानी मोशन इज स्ट्रेट लाइन, इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं हम लोग जान लेते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन इन इज टू पार्ट। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है एक समान गति, और दूसरा होता है असमान गति। तो एक समान गति क्या है, सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप नोट्स बना लीजिए कि जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यदि कोई बस चालक पहले घंटे में 60 किलोमीटर तथा दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर चलता है तो बस की गति एक समान होती है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सपोज करिए कि यह 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में पोजीशन ए से पोजीशन बी तक यानी कोई ऑब्जेक्ट है जो 5 मिनट में 500 मीटर चला। पहले 5 मिनट में वो 500 मीटर गया और सेम प्रोसेस यही था।
डिस्टेंस भी सेम और टाइम भी सेम। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करे, यानी पहले 5 मिनट में भी उसने 500 मीटर तय किया था और दूसरे 5 मिनट में भी उसने 500 मीटर ही तय किया, तो आप कह सकते हैं कि उसकी जो स्पीड है, उसकी जो मोशन है, वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो ये तो जरूरी नहीं होता एक समान गति में, लेकिन जिस उसने सेम टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया वो इक्वल होना चाहिए। यानी जब उसके समय के साथ उसकी गति, समय के साथ उसकी तय की गई दूरी समान हो, तो आप कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक समान गति कर रहा है। इसका एक और एग्जाम्पल होता है, सिंपल सा एग्जाम्पल, आप सभी के घर में घड़ी यूज होता होगा। जो सेकेंड की या घंटे में या मिनट की सुइयां होती हैं वो हमेशा एक समान गति में चलती हैं। अब देख लेते हैं असमान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान यानी अलग अलग दूरियां तय करती है तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। सपोज करिए कि आप एक बस से जा रहे हैं, बस ड्राइवर जो है पहले 1 घंटे में 40 किलोमीटर की स्पीड से तय किया और दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर की स्पीड से दूरी तय किया, तो वह कह सकते हैं कि बस जो है वो असमान गति में है। सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट है ए, जो पहले 1 आवर में 500 मीटर कवर करता है और दूसरे 1 घंटे में 1000 मीटर कवर करता है, तो आप कह सकते हैं इसकी स्पीड तो बढ़ गई, वो मोशन तो कर रहा है, लेकिन जो टाइम के साथ उसका डिस्टेंस कवर करने की कैपेसिटी थी वो कम और अधिक है, यानी पहले में कम था और दूसरे में उसकी स्पीड बढ़ गई, तो आप कह सकते हैं कि यह एक असमान गति कर रहा है, यानी मोशन जो है वो असमान है। अब हम लोग देखते हैं कि अदिश राशियां क्या होती हैं। ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, ऊर्जा और ताप, इन सभी को डिनोट करने के लिए हम लोग को किसी भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, और जिस चीज को डिनोट करने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता ना हो उसे अदिश राशियां कहा जाता है। और इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक आता है सदिश राशियां। तो सदिश राशियां क्या है? ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए यानी जिन्हें डिनोट करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियां कहते हैं। जैसे बल, वेग, त्वरण और विस्थापन। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसके डायरेक्शन के साथ अगर उसे डिनोट किया जाए तो वो सदिश राशियां कहलाती हैं। कोई ऑब्जेक्ट है टी टाइम में पोजीशन ए से पोजीशन बी तक ट्रेवल करता है, तो आप कह सकते हैं कि वो ईस्ट से वेस्ट की ओर गया। तो ईस्ट से वेस्ट की ओर टी टाइम में डी डिस्टेंस कवर करता है, तो आप कह सकते हैं
कि जो ऑब्जेक्ट हमारा ए था वो टी टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया वो ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस कवर किया। तो जिस राशि को प्रदर्शित करने के लिए हमें समय के साथ साथ, दूरी के साथ साथ उसकी दिशा का भी ज्ञान हो, वो राशियां सदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं विस्थापन की। तो किसी वस्तु की मोशन यानी पथ पर स्टार्ट से लेकर अंत तक यानी अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच में न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसका मात्रक मीटर होता है। यानी विस्थापन, कोई ऑब्जेक्ट है ए, वो टी टाइम में बी पोजीशन पे पहुंच जाता है। यानी सबसे पहले उसका पोजीशन यहां पे था, और टाइम टी के बाद उसका पोजीशन चेंज हो गया। यानी सबसे पहले वो यहाँ पे था और टी टाइम लेने के बाद उसने इतना डिस्टेंस कवर किया और उसका पोजीशन हो गया बी। यानी जब अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच में न्यूनतम दूरी, यानी इसने जब टी टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया तो ये हो गया डिस्टेंस डी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक निश्चित समय में प्रारंभ से लेकर अंतिम स्थिति के बीच जब न्यूनतम दूरी को तय करे तो उसे विस्थापन कह सकते हैं, और इसको हम लोग, इसका मात्रक होता है यम यानी मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं दूरी की। तो दूरी क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी जैसे यही एग्जांपल देख लेते हैं, टी टाइम में इसने इतना डिस्प्लेसमेंट यानी इतना डिस्टेंस तय किया तो इसको हम लोग कह लेते हैं दूरी। यानी कोई बंदा एक पर्टिकुलर समय में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाता है यानी ट्रेवल करता है, तो उसने उसके प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच जो दूरी उसने तय किया उसे आप लोग कह सकते हैं डिस्टेंस। तो आपके मन में आता होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंट क्या है। तो सबसे पहले एक तरफ लिख देते हैं डिस्टेंस और यहां होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा, इसमें पहला देखते हैं कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी जो ये इसके पाथ की लेंथ हो यानी पाथ लेंथ, तय की गई दूरी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है यानी विस्थापन क्या कहता है? किसी वस्तु की त्रिजुरेखी पथ पर अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी अगर कहा जाए तो इस पोजीशन से अगर इस पोजीशन तक इसके पोजीशन में अगर चेंज हो जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत आता है। यानी पाथ के साथ साथ चेंज पोजीशन। दूरी जो होता है वो अदिश राशि होता है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता हो, वो मोशन में हो, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकती है? तो आप देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट तभी होता है जब उसके पोजीशन में चेंज हो। यानी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मोशन करता हो, कुछ यूं, पहले यहाँ पे था
हालांकि उसने डिस्टेंस तो कवर किया, यानी वो यहां से स्टार्ट, उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे था, यहां से चलना स्टार्ट किया और एंड भी यहीं पे आके कर दिया, एंड पॉइंट। ठीक है, तो उसने यहां से ऐसे ऐसे घूम के इतना तो दूरी तय किया, लेकिन उसका जो पोजीशन था, उसने जहां से चलना स्टार्ट किया वहीं पे आके एंड हो गया। यानी कह सकते हैं कि उसने डिस्टेंस तो कवर किया, लेकिन उस ऑब्जेक्ट ने के बीच इसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है इक्वल टू 0। सपोज दैट मान लेते हैं यहां से चलना स्टार्ट किया, इसने यहां तक आने में 500 मीटर चला, तो डिस्टेंस इक्वल टू 500 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। तो अब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं चाल, यानी स्पीड। तो स्पीड क्या होती है, यानी चाल। किसी वस्तु द्वारा एक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड में होता है, यूनिट। मीटर पर सेकंड। तो चाल का एक फॉर्मूला होता है, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी बटे समय। तो चाल यानी स्पीड के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला एक समान चाल, तो जो चाल है इसके 4 प्रकार होते हैं। एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तत्कालीय चाल। तो औसत चाल क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगे समय, कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। सॉरी, हम लोग बात कर रहे हैं औसत चाल के बारे में, यानी एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक समान चाल और असमान चाल हम लोग पहले ही देख चुके थे, तो औसत चाल के बारे में बात करते हैं। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, वो अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया उसको ऐड कर देते हैं, उसके बाद टोटल यूज किए गए टाइम को, यानी सपोज दैट उसने डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 प्लस डिस्टेंस जो भी हो अपान T1 प्लस T2 प्लस T, आप लिख सकते हैं, जो होता है उसको ऐड करते हैं, यानी टोटल दूरी बटे टोटल समय। यह हमें प्राप्त होता है यहां से औसत चाल क्या होगा उस ऑब्जेक्ट का। अब हम लोग बात करते हैं तत्कालीय चाल। किसी निश्चित या विशेष समय पर गतिमान वस्तु की चाल तत्कालीय चाल कहलाती है। माना किसी समय t पर कोई वस्तु डेल्टा t समय अंतराल में डेल्टा s दूरी तय करे, तब तत्कालीय चाल कहते हैं, यानी डेल्टा
यस अपान डेल्टा टी। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, उसने चलना प्रारंभ किया, लेकिन यहाँ पे चलना स्टार्ट किया तो उसकी स्पीड थी 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर एक डेल्टा टी में जब किसी पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर डिस्टेंस में उसकी स्पीड देखी जाए तो उसे तत्कालीन चाल कहते हैं। जैसे कोई इंसान है, सपोज दैट ये एक पर्दा है, यहां से हम लोग कट कर देते हैं, तो जब यहां से कोई इंसान चलना तय किया तो जब यहां से गुजरा तो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच उसकी जो स्पीड थी, यानी जो उसकी चाल थी, आप उसे तत्कालीय चाल कह सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वेग के बारे में। वेग क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। तो जो वेग होता है वो होता है विस्थापन, इसका एक फॉर्मूला होता है वेग इक्वल टू विस्थापन बटे समय अंतराल। वेग के भी 5 प्रकार होते हैं। एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग, तत्कालीय वेग तथा सापेक्ष वेग। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सापेक्ष वेग। तो क्या कहता है सापेक्ष वेग, देख लेते हैं। जब दो वस्तुएं एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेगों से गतिमान होती हैं तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग सापेक्ष वेग कहलाता है। सपोज दैट किसी दौड़ की एक कंपटीशन में 2 प्रतिभागी दौड़े तो उसमें से कोई एक विनर होता है, यानी किसी एक के सापेक्ष अगर दूसरे की तुलना की जाए तो किसी एक का अधिक होगा और किसी एक का कम। तो इसको हम लोग कहते हैं सापेक्ष वेग। ये अब हम लोग बात कर लेते हैं त्वरण क्या होता है। तो गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू वेग परिवर्तन समय वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। माना यदि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u तथा डेल्टा टी समय के पश्चात उसका वेग v हो जाता है, तब वस्तु में उत्पन्न त्वरण, इसका एक फॉर्मूला होता है a इक्वल टू v माइनस यू अपान डेल्टा टी। a इक्वल टू v माइनस यू अपान डेल्टा टी। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है।